बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ। इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ क्या है और रिफ्यूजी और असाइलम सीकर में क्या डिफरेंस है। इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ कौन सी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बाद डेवलप हुआ। अब ये इसकी आउटलाइन है। इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ क्या है और कौन सी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के अंडर ये कवर होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्यूजी क्या है। अब रिफ्यूजी एक ऐसे बंदे को कहा जाता है जिसने अपना कंट्री छोड़ दिया है या फिर उसको फोर्स करके उससे अपना कंट्री छुड़वाया गया है, वार की वजह से, वायलेंस की वजह से, या फिर उसको परसिक्यूट किया जा रहा है, उस पर टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन, फिर वो किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का मेंबर था, इस वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, इसलिए उसने अपना कंट्री छोड़ दिया। वार की वजह से छोड़ दिया, या वायलेंस की वजह से, या टॉर्चर की वजह से, या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उस बंदे को रिफ्यूजी कहा जाता है। इसलिए उस रिफ्यूजी को किसी दूसरे कंट्री में प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। दुनिया में से ऑलमोस्ट 2/3 या फिर आप कह सकते हैं 67% रिफ्यूजीज सिर्फ इन 5 मुल्कों से आते हैं, सीरिया यानी शाम, अफगानिस्तान, साउथ सूडान, म्यांमार एंड सोमालिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो असाइलम होगी। असाइलम सीकर और रिफ्यूजी में क्या फ़र्क होता है। जो भी रिफ्यूजी होता है वो शुरू में उसको असाइलम सीकर ही माना जाता है, लेकिन एक दफ़ा वो असाइलम सीकर उस स्टेट से रिकग्निशन हासिल कर लेता है, कंडीशंस को फुलफिल करके, कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करके, फिर वो बंदा रिफ्यूजी बन जाता है। सपोज एक बंदा एक स्टेट से भाग निकलता है, उस स्टेट को छोड़ देता है वार की वजह से, वायलेंस की वजह से, परसिक्यूशन के डर से, या उस बंदे को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसलिए वो अपनी स्टेट छोड़ देता है, दूसरी स्टेट में पोज कर लेते हैं, वो ब्रिटिश में आता है, कहता है कि मुझे असाइलम चाहिए, तब तक कि इस बंदे को असाइलम सीकर माना जाएगा। जैसे ही वो अपने डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगी, फिर उस बंदे को रिफ्यूजी माना जाएगा। असाइलम सीकर एक इनिशियल स्टेज है। एक रिफ्यूजी शुरू में असाइलम सीकर होता है, बाद में रिफ्यूजी बनता है। व्हाट इज इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ। इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ बॉडी ऑफ लॉज हैं जो रिफ्यूजीज की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताती हैं, जैसे कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, की हेल्प की जाए, और उनको रीसेटल कैसे किया जाए। अब UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिफ्यूजीज के लिए काम करती है। इसको 14 दिसंबर 1950 में अडॉप्ट किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हैं। इनकी ब्रांच ऑफिसेज दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ही बनाया गया था ताकि रिफ्यूजीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, की एप्लीकेशंस को सुपरवाइज किया जाए। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की हेल्प करती है टू सीक परमानेंट सॉल्यूशन फॉर रिफ्यूजीज। अब ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन। इस रिफ्यूजी लॉ को एक कन्वेंशन और प्रोटोकॉल गवर्न करता है। अब 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में एक एडिशनल प्रोटोकॉल ऐड किया गया था, को आप ऐसे समझ लो कि एक टाइप की अमेंडमेंट की गई थी, और इस प्रोटोकॉल को 1967 रिफ्यूजी प्रोटोकॉल कहा जाता है। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या कहती है। इस कन्वेंशन को एडॉप्ट किया गया था 1954 में। इस कन्वेंशन में रिफ्यूजीज की एक डेफिनेशन लेट डाउन की गई थी। तो इस कन्वेंशन का आर्टिकल 1 हमें रिफ्यूजी की डेफिनेशन बताता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, उनकी रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से, नेशनलिटी की वजह से, पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, या फिर किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का मेंबर है इस वजह से, और वो बंदा अपने मुल्क के बाहर है, उसका खुद का कंट्री इस बंदे को इस डर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इस टाइप के बंदे को रिफ्यूजी कहा जाता है आर्टिकल 1 के तहत। इस डेफिनेशन के मुताबिक रिफ्यूजी के कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है कि उस बंदे को ये डर हो कि उसको परसिक्यूट किया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा कि रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से, नेशनलिटी की वजह से, पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, या किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में मेंबरशिप की वजह से। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि वो बंदा अपने मुल्क से बाहर है, यानी वो बाहर भाग चुका है इस डर की वजह से। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है कि उसका खुद का कंट्री उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। इस टाइप के बंदे को रिफ्यूजी कहा जाएगा अंडर आर्टिकल 1 ऑफ रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। अब जब इस डेफिनेशन को देखा गया तो इस डेफिनेशन में नीचे वाले पर्सन्स इंक्लूड नहीं है, जैसे कि IDPs, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जैसे कि हमने एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा, वो बंदा अपने मुल्क से बाहर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको परसिक्यूशन का डर होता है लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते,
इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। इकोनॉमिक माइग्रेंट्स यानी ऐसे पर्सन्स जो पॉवर्टी की वजह से कंट्री छोड़ के आए हैं। विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे पर्सन्स जो फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से अपना कंट्री छोड़ के आए हैं। विक्टिम्स ऑफ परसिक्यूशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अबव रीजंस, जैसे हमने पढ़ा उन लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा है इस बेस पे वो पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, नेशनलिटी से ताल्लुक रखते हैं, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का हिस्सा हैं। इसके अलावा वो तरक्की कर रहे हैं, इस बुनियाद पर उनको परसिक्यूट किया जा रहा है। ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड नहीं है। ये एक टाइप की क्रिटिसिज्म थी इस डेफिनेशन के खिलाफ। अब 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के मुताबिक नीचे वाले जो लोग हैं उनको रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं की जा सकती। वो कौन कौन से लोग हैं? अब सबसे पहले ऐसे लोग इनको यूनाइटेड नेशन के किसी भी आर्गन ने या किसी भी एजेंसी ने ऑलरेडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है 1951 की कन्वेंशन की इन्फोर्समेंट से पहले, तो उन लोगों को भी रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं की जाएगी। सेकंड है कि ऐसे लोग इन लोगों ने वार क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड ह्यूमैनिटी कमिट किए हैं, उन लोगों को भी रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं की जाएगी। थर्ड है ऐसे लोग जिन्होंने सीरियस नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स कमिट किए हैं होस्ट स्टेट में दाखिल होने से पहले, तो उन लोगों को भी रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं की जाएगी। फोर्थ है ऐसे लोग जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स और पर्पसेस के खिलाफ एक्ट्स कमिट किए हैं, उन लोगों को भी रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगी। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंडर रिफ्यूजीज के कौन कौन से राइट्स हैं? फर्स्ट है कि वो वापस रिटर्न बैक नहीं कर सकते। सेकंड है कि उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हासिल है, जिस स्टेट में को रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट की गई है उस स्टेट में वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। थर्ड है राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, उन लोगों को आज़ादी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। फोर्थ है राइट टू फैमिली, वो रिफ्यूजीज वहाँ पर शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिफ्थ है उन रिफ्यूजीज को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, वो जस्टिस को एक्सेस कर सकेंगे। इस कन्वेंशन में प्रॉब्लम क्या थी कि इस कन्वेंशन में एक और प्रोटोकॉल ऐड किया गया। तो इस कन्वेंशन के अंदर जियोग्राफिकल और टेम्पोरल लिमिटेशंस थी। जियोग्राफिकल लिमिटेशन कौन सी थी और टेम्पोरल लिमिटेशन कौन सी थी? तो सबसे पहले जियोग्राफिकल लिमिटेशन कौन सी थी? 1951 की कन्वेंशन यूरोप के जो विक्टिम्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भाग गए थे, उन विक्टिम्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। इस कन्वेंशन के मुताबिक रिफ्यूजी स्टेटस सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप से आए हैं, यानी यूरोप वाले लोगों को ही रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट की जाएगी। और टेम्पोरल लिमिटेशन ये थी कि ये कन्वेंशन सिर्फ उन लोगों को ही रिफ्यूजी मान रही थी जो लोग 1 जनवरी 1951 से पहले रिफ्यूजी बने थे। यानी 1 जनवरी 1951 के बाद जितने भी लोग रिफ्यूजीज बने उनको रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं की जा रही थी इस कन्वेंशन के अंडर। इसलिए 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन को अमेंड किया गया। ये जियोग्राफिकल और टेम्पोरल लिमिटेशन को रिमूव किया गया 1967 के रिफ्यूजी प्रोटोकॉल के अंडर। तो 1967 के रिफ्यूजी प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो इसके लिए सिर्फ इतना ही बताना काफी है। 1951 की जो कन्वेंशन थी वो सिर्फ यूरोप के लोगों को रिफ्यूजी मान रही थी, उन लोगों को रिफ्यूजी मान रही थी जो 1 जनवरी 1951 से पहले रिफ्यूजीज थे। उसके बाद अगर जितने भी लोग रिफ्यूजी बने हैं उन लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं कर रही थी। इसलिए 1967 रिफ्यूजी प्रोटोकॉल ऐड किया गया इस कन्वेंशन में, इन दोनों ही लिमिटेशंस को रिमूव किया गया। इसके बाद ये कहा गया कि जितने भी लोग हैं दुनिया की किसी भी कॉर्नर से लोग आ रहे हैं, किसी भी टाइम में आ रहे हैं, उनको रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट की जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन वही होंगी, उनको टॉर्चर किया जाए या डिस्क्रिमिनेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, मेंबरशिप इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। अब स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रिफ्यूजी लॉ की स्टेटस कौन सी है? तो पाकिस्तान ने ना तो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, ना ही 1967 रिफ्यूजी प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में 4.1 मिलियन रिफ्यूजीज रहते हैं, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। ये नंबर आप खुद गूगल से कंफर्म कर लेना, पाकिस्तान में कितने मिलियन रिफ्यूजीज रहते हैं। ये आज के टाइम बहुत से अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेजा गया है, तो ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। आज की तारीख में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो नंबर 4.1 मिलियन रिफ्यूजीज का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब पाकिस्तान ने रिफ्यूजी कन्वेंशन को या रिफ्यूजी प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया, फिर भी इतना ज्यादा नंबर रिफ्यूजीज का पाकिस्तान में क्यों रहता है? इसका आंसर ये है, दुनिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं।
तो यूनाइटेड नेशंस सारे कंट्रीज पे ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करती है, सारे कंट्रीज के साथ साथ पाकिस्तान पे भी ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करती है। आप UNHCR ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कोऑपरेट करो। भले ही आप इस रिफ्यूजी कन्वेंशन या रिफ्यूजी प्रोटोकॉल के अंडर रिफ्यूजीज को रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट ना करो, लेकिन UNHCR ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूजीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कोऑपरेट करो। तो ये जो अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रहते हैं, इनको जो रिफ्यूजी बुलाते हैं ये इनफॉर्मल तरीके से बुलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं की। इन लोगों को उससे प्रोसीजर के अंडर पाकिस्तान में आने दिया गया है। वो प्रोसीजर है ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट। UNHCR के साथ कोऑपरेट करके एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया ट्राईपार्टीट। तो जो अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं वो ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट के अंडर रहते हैं। इस एग्रीमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड UNHCR ऑर्गेनाइजेशन साइन करती है, यानी 3 पार्टीज इस एग्रीमेंट को साइन करती हैं और इस एग्रीमेंट के तहत अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रहते हैं। रिसेंटली बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेजा गया था, लेकिन अभी भी रहते हैं। अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेजने के लिए UNHCR रिस्पॉन्सिबल है इस एग्रीमेंट के तहत। जब उनके मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो उनको वापस भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इंटरनेशनल लॉ के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक कमेंट लाजमी कर दो, कुछ भी लिख दो। ये वाली अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तो आपकी और भी मेहरबानी होगी। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।